नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज न्यूज 24 की इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं 2024 की लड़ाई की। 18 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है तो कुछ सवाल बहुत मौजू हो जाते हैं। सीबीआई ईडी के छापे पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सीरियल किलर की तरह काम कर रही है बीजेपी। झारखंड में भी सरकार पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और हाशिए पर जाती दिख रही है। वहां पर बिछड़े सभी बारी बारी की कहानी हो रही है। गुलाम नबी आजाद के बाद मनीष तिवारी ने भी अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया है। तो दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़कर 7 दलों के साथ हम साथ साथ हैं का मंत्र अपनाते हुए नई सरकार बना ली है। तो ये 2024 की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है क्या? और इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है? अखिलेश, 2024 की तैयारी हो रही है या अभी मन बनाया जा रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज, और क्योंकि अभी अभी हम लोग चुनाव हारे हैं, जिन्होंने हराया है उन्हें हराने की तैयारी जिस दिन हारे थे उसी दिन से है। और यूपी की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। ये सरकार भी यूपी से बनी थी। अगर कोई बाहर करेगा इन्हें तो यूपी बाहर करेगा। इससे ज़्यादा कहाँ ऊंचाई पे जाएंगे? 2 बार मौका मिला, 2 बार सरकारें बनी, यूपी की सरकार बन गई। सवाल तो वही के वही हैं। बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई? फ़रक्काबाद का मैं उदाहरण दे सकता हूँ। 1,13,000 नौजवान अग्निवीर भर्ती के लिए आए हैं और 1,10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो घर जाएंगे वापस। ये तो कुछ जिलों की बात है। इसी तरह महंगाई कहाँ पहुँच गई? जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इसलिए यूपी जहाँ से बीजेपी बनी थी वहीं से बीजेपी बाहर होगी। पर ये लड़ाई लंबी और हम अपना न्यूज़ रूम भी अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, आपको न्यूज़ रूम में घुमाएंगे। आप मुद्दों की जब बात करते हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, मुद्दे तो थाली पर सजे हुए हैं विपक्ष के पास। मुद्दों की भरमार तो आपके पास अभी 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए तब भी थे, पर आपको हार का सामना करना पड़ा। 2014, 2019 लोकसभा में भी आपने सामाजिक समीकरण भी किए, 2 लड़के साथ भी चले, बुआ बबुआ भी साथ आए, पर बीजेपी को रोक नहीं पा रहे हैं। इस बार अलग क्या है आपके मन में? देखिए, अनुभव तभी मिलेगा जब आप फेस करेंगे चीज़ों को। मैंने सब समीकरण बना करके देख लिया है और कम से कम मैं ये कह सकता हूँ, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस था, देश में बीजेपी को किसी ने हराया था तो इसी अलायंस ने कुछ सीटें हराई थी। इस बार के चुनाव में भी जहाँ समाजवादी पार्टी ने अन्य दलों से गठबंधन किया था, जो सीटें बढ़ी हैं, जिस तरीके से परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, कम से कम समाजवादी लोग ये जान गए कि बीजेपी को हराया जा सकता है। और अगर ये बात मान ली है और ये भरोसा अगर है हमारी पार्टी के अंदर कि बीजेपी को हराया जा सकता है, उनके डिप्टी सीएम हार गए, डिप्टी सीएम फेस नहीं कर पाए, उनके बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए, तो कम से कम समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों को साथ लिया है ये तो जान गए कि हराया जा सकता है। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने ही 2014 में जिस समय समाजवादी सरकार थी, भरोसा करके इनकी सरकार बनवाई थी। आज वो सवाल वैसे के वैसे हैं। आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों भूल गए वो शब्द? क्योंकि वो जानते हैं कि नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया। महंगाई कहाँ पहुँच गई? क्या डीजल की कीमत थी, क्या पेट्रोल की कीमत थी, क्या खाने पीने के सामान की कीमत थी, आज क्या है? आप दूध पे जीएसटी लगा रहे हैं और ये कहते हैं कि दूध पे गरीब के लिए नहीं लगाया है। आज कौन गरीब, मध्यम वर्ग या शहर में रहने वाला पैक दूध नहीं ले रहा है? और मुझे तो लगता ये है कि सभी कोऑपरेटिव्स बर्बाद हो जाएं, सोसाइटीज़ बर्बाद हो जाएं, जो दूध का काम करने स्टेट केवल अमूल जिंदा रहे। अमूल को कैसे मुनाफा पहुंचे, अमूल को कैसे मुनाफा दिया जाए, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने थोपी है जीएसटी, जिसमें दूध, दही और सब चीज़ों पर। देखिए, आज ना आप अभिमन्यु की तरह हैं। हमने आपको चक्रव्यूह में घेरा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन है, हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद हैं, पीछे आपके हमने डॉक्टर साहब को लगा रखा है, उधर रमन भी खड़े हैं। और दरअसल बीजेपी के भी चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हैं।
तो ये दो चक्रव्यूह आज इनको भेदने हैं। अनुराधा, आप सवाल क्या बिल्कुल, मेरा सवाल यही है कि रणनीति क्या होगी, क्योंकि बिखरा बिखरा सा विपक्ष दिख रहा है। विपक्ष इतना बिखरा दिख रहा है कि बीजेपी का कद और बड़ा दिख रहा है। तो जनरल जो वोटर है वो क्या समझे भाई, अगर आप एकजुट होकर के एक साथ नहीं आते हैं तो क्या होगा? देखिए, मैं क्योंकि यूपी में हूँ और मैं कई बड़े लीडर से मिला हूँ इधर। कई नेता प्रयास कर रहे हैं, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी कोई रास्ता बने जहां अलायंस हो, लोग आएँ, दल जुड़ें। शरद पवार जी भी बीच में कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी कोशिश की। और अब जब बिहार को देखते हैं, जहां पर एक नया अलायंस हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी जी हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं चुनाव से पहले, 24 से पहले कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कोई चेहरा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी के बरक्स की ये चेहरा होना चाहिए या चेहरे की जरूरत नहीं? नहीं, सवाल चेहरे पे नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी सरकार हटे, क्योंकि बीजेपी देश को पीछे ले जा रही, बर्बाद कर रही है। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल ये है कि दल आकर के जनता बदलाव चाहे। नहीं, आप उसके लिए तैयार भी होंगे? सबके मन में लड्डू फूटता रहता है, मुख्यमंत्री मैं रह चुका हूं तो मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं। ये एक समस्या है क्या विपक्ष की? नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत लोकसभा के सांसद चाहिए, नंबर्स ज़्यादा चाहिए। ये सब स्वीकार करते हैं। नंबर्स तो आपके पास होंगे सबसे ज्यादा। नहीं, स्वीकार सब करते हैं कि नंबर, संभावनाओं की बात मैं कर रहा हूं। स्वीकार सब करते हैं कि बिना नंबर्स के आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो विपक्षी खेमे में जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसी को चेहरा बनाना चाहिए? ये सवाल नहीं होगा। सवाल ये होगा कि किसके क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बेहतर है, एक। और दूसरा, जब सब दल नेता बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अगर इतने चेहरे हैं तो ये तो खुशी की बात है कि इतने चेहरे विपक्ष के पास हैं। हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, हम किसी को भी पिक कर सकते हैं। बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है? बीजेपी में कोई ऑप्शन नहीं है, और बीजेपी अपना ऑप्शन बना भी नहीं सकती टीना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। नहीं, ये तो कहा जाता है, लेकिन ऐसा ही, जब ऐसा कहा जाता है तो तभी तो हार होगी। तभी हार होगी। सुकेश, मैं एक मिनट, अभी देखिए होता क्या है, और ये आपकी पार्टी के साथ भी दिक्कत है। मैंने सब सहयोगियों का यहाँ पर परिचय करा दिया और शीतल और विपनेश का परिचय कराना भूल गया। आपकी पार्टी भी थोड़ा महिलाओं को लेकर शायद भूल जाती है। शीतल, आप पूछिए। अखिलेश जी, आप एक युवा डायनामिक पॉलिटिशियन है और बहुत उम्मीद के साथ आप आए थे जब मुख्यमंत्री थे तब भी, और आपका रिकॉर्ड भी आपने काफ़ी हद तक क्लीन रखा और क्लीन करने की कोशिश की है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी को विरोधी विपक्षी लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर घेरने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि आपकी छवि साफ सुथरी रही और आपने इसको लेकर काम भी काफ़ी किया? नहीं, ये सवाल अच्छा इसलिए पूछा है कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैं देखता था कि उत्तर प्रदेश की कोई घटना हो उसमें मेरा चेहरा, मेरी तस्वीर लगाई जाती थी। लेकिन पता नहीं क्या कमाल है बीजेपी का कि आज किसी मुख्यमंत्री की किसी घटना में तस्वीर नहीं लग सकती। ये तो कमाल मैं भी नहीं जाना। नहीं, लाल टोपी लगा रखी है। लाल टोपी मतलब खतरे का निशान। नहीं, खतरे, प्रधानमंत्री कहते हैं। नहीं, क्योंकि देखिए उन्होंने समझा कि टोपी का महत्व क्या है। उन्होंने अपने सब लीडर्स को टोपी पहना दी। और याद कीजिए ना आप, उनका जब फंक्शन हुआ, प्रोग्राम हुआ, बाकायदा डिज़ाइंड टोपी थी। अरे हम तो अपने दर्जी से सिलवा लेते हैं, गांधी आश्रम का कपड़ा लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों ने हम लोगों की नकल करके हमारी टोपी के बारे में कुछ कहा, लेकिन खुद टोपी पहनी उन्होंने। खुद उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उनके चेहरों पे भी, उनके सर पे भी टोपी होनी चाहिए। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं। ये डगर थोड़ी मुश्किल है। यहाँ हमारा गेस्ट असाइनमेंट, गेस्ट कोऑर्डिनेशन, ये असाइनमेंट, और अब हमारे जो धुरंधर हैं, अब ये सुकेश थोड़ा सा अब ये घेरेंगे। नहीं अखिलेश, ये बताइए, जैसे अभी आपको मैंने सुना, आप कह रहे थे कि केसीआर भी हैं, शरद पवार भी हैं, वो सब चाहते हैं किसी तरीके से कुछ हो। अब ये जब इससे ध्वनि जो आती है वो बड़ी डिफीटिस्ट आती है कि जैसे अब हार मान चुके, किसी तरीके से हो जाए, बस नरेंद्र मोदी हट जाए, ध्वनि ऐसी आती है। और एक नाम आपने उसके बाद लिया कि जैसे बिहार में कुछ हुआ है, तो बिहार में जिन्होंने किया है नीतीश कुमार, उनकी बड़ी स्पष्ट राय है, वो आने वाले हैं दिल्ली, कि सबको एकजुट करेंगे। तो सबको एकजुट करने का मतलब है कि बसपा और सपा को भी एकजुट हो जाना चाहिए, आपसे लोग जो गए छोड़ के वो भी साथ आ जाने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बिहार के इस घटनाक्रम के बाद एक बार रीग्रुप करने की ज़रूरत है?
बुआ से एक बार फिर हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है बुआ की तरफ? देखिए, जो उत्तर प्रदेश का अनुभव है, अनुभव यही कहता है कि अब अलायंस में समय नहीं खराब करना है। जिनको लगता है कि संविधान को खतरा है, जिनको ये लगता है लोकतंत्र को खतरा है, जिसको लगता है कि आज़ादी में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी मशीनरी के थ्रू घुस रहे हैं, तो उनको सबको एक साथ आना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जो भी मुख्य विपक्ष हो वो जनता को समझाए कि अपना वोट खराब ना करें। आप दूसरे दलों को वोट दे करके क्या पाएंगे? आप कई दल ऐसे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, अंदर से हाथ मिलाए हुए हैं। आज नाम ले लीजिए सबके सामने, आज बहुत लोगों के सामने, एक ऑडियंस है आपके पास आज। नहीं, मैं सवाल ये है, आप बसपा के बारे में कह रहे हैं? नहीं, बसपा के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, बसपा के बारे में तो अभी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि मैं जेल में क्यों नहीं मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा, उनके नेता ने, कि मैं जेल में मिलने क्यों नहीं जा रहा हूँ। मैं सबसे जेल में मिलने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो नेता अपनी बनाई हुई खुद की जेल में है और उनके जेलर दिल्ली में हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश जो देख रहा है कि बदलाव होना चाहिए था, और मेरी कोशिश थी कि सपा बसपा को साथ ला करके देश में एक नया मैसेज दें, नया संदेश जाए कि हाँ, ये भी एक गठबंधन हो सकता है। कि आज सवाल ये है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं? बीजेपी को कौन फ़ायदा पहुंचा रहा है? बीजेपी से कौन मिला हुआ है? तो इसलिए अगर इन बातों को कहने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे और जनता को समझाने में कामयाब हो जाएंगे, तो जनता जो विकल्प होगा, जो पार्टी होगी, उसको मतदान करेंगे बीजेपी को हटाने के लिए। तो ये बसपा रूल्ड आउट हो गई। एक डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब दे दीजिए। तेजस्वी से आपका परिचय है, आपके तो पारिवारिक संबंध भी हैं, उनसे चर्चा हुई होगी। उन्होंने जब नीतीश कुमार साथ आए तो उन्होंने कहा कि 17 साल का इनका अनुभव है और ये उस रोल के लिए, पीएम वाले रोल के लिए बड़े योग्य आदमी हैं। जेडीयू भी ये कहती है। तो क्या अखिलेश यादव ये मानते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार हैं और सामूहिक विपक्ष के एक चेहरा वो हो सकते हैं? अभी तो विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो बैठे ही नहीं हैं। अभी बहुत से लोगों की बातचीत नहीं हुई। अभी कह पाना मुश्किल है कौन क्या बनेगा, लेकिन मुझे उम्मीद इस बात की है कि कोई ना कोई चेहरा बनेगा। सब नेता मिलकर के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। कोई ना कोई चेहरा बनेगा, मतलब एक चेहरा सामने खड़ा होगा, आप ये कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ होगा। ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि कोई ना कोई चेहरा बनेगा, उसमें अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। नहीं, मैं तो नहीं हो सकता हूँ, मैं तो यूपीए से हूँ। मैं संख्या जिसकी भारी उसकी होगी बड़ी भागीदारी, और 80 सीटें आती हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश से। ये अभी इन्होंने ये बयान दिया था। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई है। जितने भी विपक्ष के लीडर्स हैं सब मिलेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। कोई लीडर या कोई फेस बनी, ये अच्छी बात है। इधर जो मेरी बातचीत हुई तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी जी, शरद पवार जी भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत से दल कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसा कहा कि बिहार से भी कोशिश हो रही है, तो कोशिश तो होगी। जब कोशिश होगी तो मैं समझता हूँ कि रास्ता निकलेगा। इसमें जो आप केसीआर का नाम लगातार बोल रहे हैं, ममता बनर्जी, इनकी बात की जाए तो कांग्रेस के साथ इनके ऐसे कोई मधुर संबंध नहीं है। क्या आप इशारों में दरअसल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का होना या उसका धुरी बनना, इसका इंतजार मत कीजिए, हमारे पास क्षेत्रीय लेवल पर भी ताकत इतनी है कि कांग्रेस तो केंद्र में बीजेपी ने दबा दी, क्षेत्रीय दलों ने हरा दी राज्यों में, ये कल गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी चिट्ठी में भी कहा है। क्या आप उस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ। कोशिश कांग्रेस को भी करनी चाहिए अपनी सीटें बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की सीटें कम न हो जाएं, हम अपनी तैयारी करते रहें, हम सीटें बढ़ा लें, और कांग्रेस की सीटें कम हो गई तब क्या होगा? कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल हो तो राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं। इस बारे में मैं नहीं कह सकता। 2 लड़के साथ आएंगे, इस पे भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। चाचा भतीजा साथ आ गए बिहार में, बुआ बबुआ आएंगी, इस पे भी नहीं कहूँगा। अखिलेश जी, मेरा एक सवाल है। देश जानता है, सभी जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, और उत्तर प्रदेश की आप कमान हाथ में ले चुके हैं। वहाँ पर आपकी ज़मीन कितनी मजबूत है हर कोई जानता है। तो अब कमिंग इलेक्शन है लोकसभा के, क्या कैसे रोकेंगे? क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ किसान आंदोलन, तब आपको एक बड़ी उम्मीद थी, आप नहीं रोक पाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। तो नेक्स्ट आपकी क्या ऐसी रणनीति है कि आप उनको रोक पाएंगे, और उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पा रहे हैं आप? दुख इसी बात का है
कि जहाँ किसान कुचल कर दिए गए हों, गाड़ी की जीप से मार दिए गए हों, वहाँ पर बीजेपी जीत जाए। जिस बीजेपी ने ये वादा किया हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो आय दोगुनी नहीं हुई। जिस बीजेपी ने नौजवानों को वादा किया कि हम आपको नौकरी देंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की, तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारे सामने चुनौती ज़रूर है, लेकिन यूपी वो प्रदेश है जिसने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मौका दिया। यूपी अगर 14 में नहीं जिताता बीजेपी को तो शायद सरकार आज नहीं होती, और पिछले चुनाव में भी अगर यूपी से इतनी बड़ी जीत न होती तो उनकी अपनी सरकार नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूँ यूपी की जनता इस बार बदलाव चाहेगी। उसने बहुत देख लिया कितने झूठे वादे किए बीजेपी के लोगों ने, एक एक वादा उनका झूठा है। आप नोटबंदी पे बात कीजिए, आपके वादे पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? ये जो प्रोपेगेंडा है या जो परसेप्शन की जो लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है, लेकिन कम से कम हम इस बात के लिए तैयार थे पिछली बार, और कम से कम कोशिश हम लोगों ने की। बीजेपी को हरा लिया हम लोगों ने। कौन हरा सकता था इतनी सीटें? बीजेपी कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। नहीं, पर आप 125 तक ही आ पाए, और जिन लोगों के साथ आप चले थे, देखिए आप विपक्षी एका की जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है और दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, वहाँ ओम प्रकाश राजभर हों, आपके चाचा शिवपाल हों, वही आपके साथ नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है क्या विपक्षी के में? देखिए, और खुद अखिलेश यादव की भी कभी अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत राज किया यहाँ पर। बीजेपी ने भी वही डिवाइड एंड रूल किया। डिवाइड एंड रूल केवल धर्म के आधार पे नहीं, धर्मों को बांटना नहीं, जातियों को बांटना नहीं, जो विपक्ष है उसको कैसे बांटा जाए, उस रणनीति पे भी काम कर रहे हैं। और जो लोग छोड़ के चले गए हैं, कम से कम उन्हें जब जनता में जाएंगे तो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि आप तब साथ थे, तब आपको मतदान मिला, क्या कारण था आप चले गए। जनता वैसी है उनके खिलाफ खड़ी है अभी। पर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी कमरों में बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं, आप सड़कों पर नहीं उतरते। देखिए, उनके पे चर्चा इसलिए नहीं करूँगा कि ज़माना एसी का नहीं, डीसी का भी आ गया है, और वो क्योंकि किसी और की भाषा बोल रहे हैं। जब बीजेपी जानते हैं कि मुद्दे पे मुकाबला नहीं हो सकता है तो वो पर्सनल अटैक करते हैं, और खुद नहीं करते हैं तो किसी से करवाते हैं पर्सनल अटैक। ये बीजेपी की कोई पहली रणनीति नहीं है। जो लोग किसी की इमेज खराब करने के लिए, कि किसी प्रोपेगेंडा के लिए पैसे खर्च करते हो, उनसे क्या नहीं कल्पना की जा सकती। अनुराधा, अखिलेश जी, फिर आप ये तो मानेंगे ना कि बीजेपी के पास बड़े बड़े चाणक्य हैं, अमित शाह चाणक्य हैं, फिर आप उनको बोलेंगे ना कि हाँ, इस देश में आज की डेट में अमित शाह नंबर 1 के चाणक्य हैं। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ कि कौन चाणक्य क्या नहीं है, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि बीजेपी से बड़ा झूठ, बीजेपी से अच्छा झूठ, और उस झूठ को ज़मीन तक पहुँचाने की अगर किसी पे कामयाब, मतलब किसी पे है हुनर, तो वो इन पर है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। आप मुझे बताइए, एक एक फैसला इनका गलत है। इन्होंने कहा नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्या हम ये बात स्वीकार कर सकते हैं? दूसरा, जीएसटी का कहा कि जीएसटी लागू होने से अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन जीएसटी लागू होने से कितने संशोधन हुए जीएसटी के? आज जीएसटी कहाँ पहुँच गया? तो वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बोला जाएगा उसको। इन्होंने अर्थव्यवस्था कुछ लोगों के हाथ में दे दी, कुछ लोग पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए अखिलेश, राजनीति में और चुनाव में बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मैसेज जनता तक पहुंचे, जो आप कह रहे हैं वो जनता तक पहुंचे। पिछले चुनाव को देख लें, विधानसभा, लोकसभा, आपका मैसेज जनता तक पहुंच नहीं रहा है। वजह क्या? आप कह रहे हैं कि आपके पास महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था है, तो वो जनता समझ क्यों नहीं पा रही है, चूक क्यों नहीं हो पा रही है? बीजेपी कोई भी मैसेज दे रही हो वहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये कहाँ गलती कहाँ हो रही है? देखिए, बहुत सिंपल एक एग्जांपल मैं देता हूँ, क्योंकि मैं नोएडा में हूँ। मुझे याद है जब दिल्ली से कनेक्ट करने वाली मेट्रो जो नोएडा को कनेक्ट कर रही थी, उसका उद्घाटन होना था। कोरिया के सबसे बड़े स्टेट हेड वहाँ पर, उनके साथ प्रधानमंत्री जी थे, और दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि उन्हें इस उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया। उस समय मैंने कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है, अगर किसी ने लगाया है तो वो समाजवादी सरकार का है, और पूरा का पूरा नोएडा का पैसा है जिससे ये प्रोजेक्ट लगा है। मैं अकेला बोला, लेकिन मेरे सपोर्ट में तो किसी ने नहीं बोला, क्योंकि बात सही थी, लेकिन उस बात को मैं कितना रीच आउट कर सकता हूँ,
वो संसाधन हमारे पास नहीं है। वो संसाधन अगर किसी पर है तो वो बीजेपी पर है। आपने बहुत सारी बातें कही। आपने बताया कि उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उनके पास दल है, बल है, पावर है, सेंटर में सब कुछ है। तो अखिलेश यादव के पास ऐसा क्या है जो वो आज भी खड़ा है और उसको लगता है कि आगे जाकर यूपी की गद्दी और मे बी सेंटर में भी विपक्ष कुछ कर पाएगा? ऐसा क्या है? आपका प्लान क्या है? मुझे याद है बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता, उन्होंने कहा ये रथ पे भीड़ कहाँ से आ रही है। वो जब तस्वीर वो देखते थे हमारी क्रांति रथ और जो रथ चला रहा था मैं, तो वो जब तस्वीर देखते थे भीड़ कहाँ से आ रही है, उन्हें लगता था मैं इस फोटोशॉप कर रहा हूँ इसके लिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि लोग बदलाव के लिए आ रहे थे। यही समाजवादी पार्टी की ताकत है। ज़मीन पे जितना समाजवादी पार्टी रहेगी उतना ही समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। हमारा सजता का अभियान चल रहा है। सजता खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि लगातार समाजवादी पार्टी की तैयारी रहेगी। अखिलेश जी, दो सवाल मेरा है। हाँ रमन, आपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, उसमें गठबंधन कई दलों से की। बीएसपी के साथ की, वो कामयाब नहीं हो पाया। कांग्रेस के साथ की, वो कामयाब नहीं हो पाया। ओम प्रकाश राजभर के साथ की, वो भी छिटक के चले गए बीजेपी। ऐसा क्या है कि गठबंधन जो आपके साथ होता है वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाता है? देखिए, कई लोग समाजवादी पार्टी ने और जो अलायंस मैंने किए वो इस मकसद से कि बीजेपी का मुकाबला कर सकें। 2017 में भी कांग्रेस से समझौता जब हुआ तो इस भरोसे के साथ हुआ कि हम दोनों मिलकर के बीजेपी को हरा ले जाएंगे। लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी ने रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस न चले, उसने प्रत्याशी ऐसे उतारे जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस कामयाब नहीं हुआ। 19 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के अलायंस किया और पूरा देश जानता था कि इस अलायंस से मजबूत अलायंस कोई नहीं हो सकता। कम से कम इस अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी को सीटें हराईं। देश में किसी ने नहीं हरा पाया, कोई नहीं हरा पाया, लेकिन इस अलायंस ने उनको सीटें हराईं। ये अलग बात है कि हम जितने थे उतने ही रह गए। बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीत गई। उसके बाद जो अभी अलायंस हुआ, इस अलायंस में मेरी कोशिश थी कि तमाम दलों को साथ लेकर के आएँ जिससे एक ताकत बने, और वो दिखाई भी दे रही है। क्योंकि इतनी बड़ी जीत होना, इतनी बड़ी पार्टी के सामने जिसके पास सब कुछ था, उसके बाद भी हम लोग इतना लड़े और 100 से ज़्यादा सीटें जीते। अलायंस की सीटें हमारी ज़्यादा बढ़ कर के आईं। ये अलग बात है, उनके अपने स्वार्थ हैं। क्योंकि बीजेपी, जैसा मैंने पहले कहा, जिस तरीके से अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल के आधार पर राज करते थे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कभी हिंदू मुसलमान, कभी जात के आधार पर, और विपक्ष कैसे एक दूसरे के सामने आ जाए, वो रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। एक सवाल और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी ये तय करना चाहिए कि उसकी सीट ज़्यादा हो, लेकिन क्या अंदेशा इस बात का है या डर इस बात का है कि कांग्रेस 2024 में कमज़ोर कड़ी साबित हो सकती है और पूरे विपक्ष को इसके चलते हार का सामना करना पड़ सकता है? मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो मुझे लगता था वो मैंने कहा कि जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है कि वो अपनी सीटें बढ़ा दें। संजीव आप सब अभी रुकिए अभी आ रहे हैं। देखिए, आज मैंने बोला ना, अभिमन्यु बन गए, चक्रव्यूह में फंस गए हैं, सबको मौका मिला। अखिलेश जी, कुछ प्रश्न मेरे पास पहुंच रहे हैं हमारे साथियों के, वो भी आपसे पूछना ज़रूरी है। अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी को अंग्रेज़ों के सदृश मानना, आप कह देते हैं एक बार जुटे थे और अंग्रेज़ों को भगा दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी को भगाएंगे। आखिर वो तो एक राजनीतिक दल है। ये अलग बात है कि आपसे जीत जाता है, तो ये कितना लॉजिकल है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है या मुकाबला चुनाव आयोग से भी है? पहले ईवीएम मशीन और अब सीधे चुनाव आयोग को ही आप दोष देना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मैं डिवाइडेड रूल इसलिए बोलता हूँ, जनता समझ जाए। जनता ने देखा है कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से राज किया था। भारत के लोगों को भारत के आपस में लड़ा करके उन्होंने लगातार राज किया। आज बीजेपी क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान, कभी जातियों में झगड़ा कराना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। और फिर केवल रणनीति यहाँ तक नहीं सीमित है उनकी, विपक्षी दल में कैसे झगड़ा लगे, विपक्षी पार्टियाँ कैसे दूर दूर हो जाएं। आप देखिए क्या हुआ महाराष्ट्र में। एक विभाग ने एक मंत्रालय ने पूरी सरकार बदल दी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्या है ये? अभी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री के जाते ही दूसरे दिन बारिश हो गई, पूरा ढह गया। क्या ईडी सीबीआई होगी कि नहीं होगी? बुंदेलखंड कोई छोटा मोटा वो नहीं है,
15,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे है और उसको एक्सप्रेसवे बोलेंगे? आप डबल लेन बना दे रहे हैं। एक्सप्रेसवे के मानक क्या हैं? इस भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले तो मानकों के साथ खिलवाड़ की। जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था उसका मीडियन कितना होना चाहिए था? इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि 12 मीटर से ऊपर होना चाहिए मीडियन, इन्होंने मीडियन बदल दिया। उसके बाद उसका जो अर्थ वर्क था वो कम कर दिया। सर्विस लेन पूरी नहीं, वे साइड एमिनिटीज़ नहीं है, लाइट नहीं है, आपकी मार्किंग नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, मंडी नहीं है, तो आपने आधा अधूरा बनाया एक्सप्रेसवे। और बुंदेलखंड कह रहे चित्रकूट तक जोड़ा है, चित्रकूट पहुंचा ही नहीं, चित्रकूट पहुंचा नहीं। तो सोचिए इतना झूठ बोलने वाले, इसीलिए मैंने कहा ये झूठ बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं। और जो दूसरा सवाल है आपका, आप कहीं उत्तर प्रदेश में चले जाइए और आज तो रिजल्ट सामने है, आप कोई भी बूथ समाजवादी पार्टी का उठा लीजिए और रेंडमली चेक करिए। अगर वहाँ गांव में अगर ना पाएँ आप कि उनका वोट नहीं डालने दिया या नहीं डाल पाए या सूची में नहीं था, आज अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात मानता हूँ मैं। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की जानबूझ करके वोट हटाए जाएं, इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इलेक्शन कमीशन बताए कि उत्तर प्रदेश में, या गिनती कराए आज कि कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है उनका वोट बढ़वाने का, तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है कि वोट किसी का छूटे नहीं। अगर वोट बन गया है तो फाइनल लिस्ट में वोट कटे नहीं। और रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के सारे पर इलेक्शन कमीशन ने वोट काटे थे और जानबूझ करके यादव और मुस्लिम के वोट काटना उन्होंने रणनीति के तहत काम किया है कि पीडीएफ की फाइल उन्होंने आरएसएस और अपने पन्ना प्रभारियों के माध्यम से मार करवा करके वोट काटने का काम किया। यहाँ पर अब छोटे छोटे बस 2 सवाल और चाहूंगा, छोटा सा सवाल मैं अब अपने हाथ में ही रखता हूँ। अच्छा, अखिलेश जी, मेरा सवाल ये कि आपने कहा कि बीजेपी जाति धर्म के आधार पे वोट करती है। मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जाति धर्म के आधार पर ही टिकट देती हैं, उम्मीदवार भी वैसे तय करती हैं। कांग्रेस के साथ में आपने कॉम्बिनेशन बनाया, बीएसपी के साथ में दलित माई कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, और पिछली बार चुनाव में विधानसभा में ओबीसी वोट बैंक के लिए गठबंधन, एक छोटे छोटे दलों का गठबंधन हुआ। प्रोपोगेंडा में बीजेपी आगे है, सवाल तो पूछ लीजिए। वो गठबंधन भी, वो जो गठबंधन बन रहा है ओबीसी का, या जो भी आप गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर भी वो भी नहीं कामयाब हो पा रहा है। तो आखिर कहाँ पे फेल्योर कहाँ पे हो रहा है? क्या सिर्फ चुनाव आयोग के पीछे लग गया है या कहीं मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है? आगे थोड़ा सा इधर को भी आ जाइए, थोड़ा मंदिर। जातीय समीकरण, जाति समीकरण, जाति सच्चाई है और जाति को आप कोई नहीं भूल सकता। थोड़ा आप आगे चलते रहिए। हाँ, जाति को कोई नहीं बदल सकता। इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि जाति टूटे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी कोशिश की जाति टूटे। धर्म परिवर्तन पे तो बहस होती है, लेकिन मैं जाति अगर बदलना चाहूँ तो क्या मैं जाति बदल सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ जाति बदलना तो नहीं बदल सकता, ये सच्चाई है। और जब जब समाजवादी सरकार आती है तो आरोप क्या लगते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। मुझे याद है कि इस गवर्नर हाउस में उत्तर प्रदेश में एक गवर्नर रहते थे और वो आरोप ये लगाते थे एक जाति के अधिकारी पोस्टेड हैं। गवर्नर तो आज भी हैं। क्या आज ये बताई जाएगी, सूची जारी की जाएगी? आज सूची जारी की जाएगी कि भाई क्या कौन कौन कहाँ पोस्टेड है? तो जाति एक सच्चाई है, जाति से हम नहीं हट सकते। इसलिए जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठाते हैं। नहीं, जाति जनगणना इसलिए नहीं उठाते, जाति जनगणना इसलिए उठाते हैं कि कम से कम उनको हक और सम्मान मिले। आप कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो पॉलिसी बनाने के लिए आपको कम से कम पता होना चाहिए ना कि कौन जाति कितनी है। इसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जनगणना ये कराई थी कि यादव और कुर्मी नौकरी में कितने हैं। वो जारी क्यों नहीं किया उन्होंने? वो जारी क्यों नहीं किया? क्योंकि बीजेपी का प्रोपेगेंडा ये था कि यादवों को नौकरी ज़्यादा मिली है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये हम पे सब पे आरोप लगाते हैं, इसीलिए नेताजी रहे। यादववाद और गुंडा राज का बोझा आज भी ढो रहे हैं क्या? ये पीड़ा है क्या? अब नहीं ढो नहीं रहे हैं। बीजेपी घुमा फिरा के वही बात करती है, लेकिन ढो कोई नहीं रहा है। सवाल ये, क्योंकि इन्होंने पूछा जाति को लेकर के कि जाति एक सच्चाई है। मैं जाति अगर बदलना चाहूँ तो शायद जाति नहीं बदल सकता मैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल। हाँ, छोटा सवाल है सर। जब आप यात्रा कर रहे थे और जो नतीजा है, आप मेरठ, नोएडा, बागपत, इन जगह पे आपका समीकरण मजबूत था। आप पूर्वांचल में आजमगढ़, आपके तरफ ओम प्रकाश राजभर, वो समीकरण मजबूत था। आखिर जब मध्य में जब आप अपने इलाके में आते हैं, इटावा, टाबा, अलीगढ़, ब्रज के क्षेत्र में, तो आपका जो कम्बिनेशन है वो आपके साथ नहीं होता। ओबीसी जो ये बार बार पूछ रहे थे, तो जो गलती विधानसभा में हुई,
कैंडिडेचर के मामले में, चूँकि लोकसभा में भी जाट अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने, तो क्या उनके कार्ड के लिए और कास्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर आप अकेले चलते हैं या फिर उस हिसाब से, तो क्या उसकी कोई प्लानिंग है कि बीजेपी के इस कार्ड को, क्योंकि एनसीआर में 25 सीटें लोकसभा की जाट निर्णायक हैं, ऐसी स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि कास्ट इक्वेशन बीजेपी के मुकाबले मजबूत कर सके और ईमानदार इक्वेशन हो जिसके बूते लोकसभा पर? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने समीकरण बनाने की कोशिश की है और जिस तरीके से मैंने अलायंस समय समय पर किए हैं और जो अलायंस किए वो फ्रूटफुल रहे। आप देखिए, जो पहला अलायंस किया वो भी फ्रूटफुल था, अभी जिन दलों को मैं साथ लाया था वो भी फ्रूटफुल था। मेरी कोशिश होगी कि कोई ना कोई समीकरण ऐसा बने जहां वोट भी बढ़ता दिखाई दे, अलायंस हो तो बेहतर, या हम ऐसे कैंडिडेट्स उतारें, चाहे हमारी पार्टी को कुछ कैंडिडेट्स को त्याग करना पड़े, चाहे हमें ऐसे कैंडिडेट उतारने पड़े जो मुकाबला कर सकें। और मैं समझता हूं इनका सवाल बेहतर है, हमें उसी दिशा में सोचना पड़ेगा। इसी सवाल में एक चीज़ जुड़ी हुई है ना, जयंत चौधरी के साथ आपका गठबंधन है, जयंत चौधरी की काट में भूपेंद्र चौधरी को ले आई है बीजेपी, और जयंत चौधरी और आपके रिश्ते कभी नरम कभी गरम, ऐसी खबरें उछलती रहती हैं। नहीं, खबरें नहीं हैं, और मुझे लगता है कि आज आरएलडी मजबूत होगी और आरएलडी और हम लोग जब बैठ करके तय करेंगे क्या समीकरण बनाया जाए, इस बार समीकरण कामयाब होगा। भूपेंद्र चौधरी को उतार देना क्या आपके लिए थोड़ा माथे पर चिंता की रेखाएं बढ़ी? नहीं, मेरे लिए कोई नहीं, लेकिन कई लोग ट्वीट कर रहे थे जो उनकी क्या हालत होगी। एक आखिरी सवाल छोटा सा। अखिलेश जी, लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, उन्होंने लैपटॉप दिया, बहुत सी चीज़ें किया, पुरानी समाजवादी पार्टी को भी आपने पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका जो चुनाव चिन्ह है उसको भी अब बदलने का समय आ गया है? वो साइकिल की जगह स्मार्टफोन, लैपटॉप या कुछ और होता तो बेहतर रहता, लोग ज़्यादा जुड़ते। साइकिल पंक्चर भी हो जाती है, नहीं, उसके साथ दिक्कत ये है। देखिए, दुनिया साइकिल की तरफ जा रही है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में साइकिल का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हमारा वेदर हमें परमिट नहीं करता है कि हम उतनी बेहतर व्यवस्था बन सके। साइकिल ट्रैक भी बनवाई, इस्तेमाल मैंने नोएडा में साइकिल ट्रैक बनाए थे, लखनऊ में साइकिल ट्रैक बनाए, एज इट इज़ हैं आज भी। और साइकिल हाईवे देश का पहला बनाया मैंने, लगभग 200 किलोमीटर का, वो आज भी एज इट इज़ है। सवाल ये कि हमारा वेदर नहीं परमिट करता है, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो, अगर हम वॉशरूम्स बना सकें, अगर हम शावर पॉइंट्स बना सकें और कुछ हम लॉकर्स दे सकें, तो शायद लोग, और हम इनकरेज करें तो शायद कल को साइकिल ट्रैक कामयाब होंगे। जहाँ तक चुनाव चिन्ह बदलने की बात है, शायद साइकिल से बेहतर कोई हो नहीं सकता चुनाव चिन्ह। सुकेश। अखिलेश जी, एक सवाल ऐसा है जिस पे आपका कैंडिड टेक चाहिए। अभी खबर चल रही है झारखंड की सियासत पर, अपडेट देख रहे होंगे आप। अब इनकी सदस्यता चली गई है हेमंत सोरेन की, कि उन्होंने वो खनन मंत्रालय उनके पास है और उन्होंने अलॉट करा लिया खनन अपने ही नाम। आपको लगता है कि राजनीति में इन चीज़ों से बचना चाहिए? आप उनके एलाई हो सकते हैं, आप यूपीए के पार्टनर हो सकते हैं, या आप विपक्षी दलों में एक हो सकते हैं, लेकिन ऐसी जब खबरें आती हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये नेताओं को और आपके विपक्ष के कुनबे को एक बुरा नाम देता है? देखिए, ये बड़ा विषय आपने उठा दिया, और देश के कुछ पॉलिटिकल लोगों को देखेंगे आप तो वो खुद ही बिजनेसमैन हैं, और कई लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन जिन्हें ऊंचे पद पे पहुंचना है उन्हें थोड़ा बिजनेस से दूर रहना चाहिए, और बीजेपी से कम सीखना चाहिए कि बीजेपी ये कोशिश करती है उसके बिजनेस मित्र अच्छे हों। शायद ये गलती उनसे हुई, हालांकि वो मैं नहीं जानता हूँ टेक्निकल क्या रहा होगा, इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला लिया या कानूनी क्या उसकी चीज़ रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम सब लोगों को बीजेपी से सीखना चाहिए कि आपके उद्योगपति मित्र हों, बड़े मित्र हों, अच्छे मित्र हों। जब आप परेशानी में तो वो मदद करें, जब आप कुर्सी पे उद्योगपति से मित्रता गलत बात है क्या? तो मित्रता तो होनी चाहिए। नहीं, वो मैं, क्योंकि आपने कैंडिडेट बोला इसलिए मैं बहुत लाइटली ले रहा हूँ बात को, इसका अदरवाइज भी लोग ले सकते हैं कि मैं ये क्या सुझाव दे रहा हूँ। मित्र होना ज़रूरी है, लेकिन मित्र को सब लाभ देना ज़रूरी नहीं है। चलिए, इन्होंने बड़ी बात कही। अब ये CBI, ED, IT आजकल वो जमाई भी बता रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको डर नहीं लगता?
मेरी क्योंकि हो चुकी है सब ये जांच, इसलिए मैं अनुभव ना वो में हूँ। जांच दोबारा से खुल भी जाती है। नहीं जांच खुल जाएगी तो मेरे पेपर्स तो करेक्ट है ना। कम से एक कम अनुराधा सवाल उसके पूछना लिए चाह मैं रही थी। कांग्रेस का धन्यवाद दूंगा। क्योंकि आज आप हमारे मेहमान हैं, तो आखिरी सवाल हमारी एडिटर इन चीफ से। नहीं, मेरा सवाल ये है कि फ्री बीज पे और फ्री की रेवड़ी पर बड़ी से बात हो रही है अखिलेश जी, आपको क्या लगता है कि देश को फ्री बीज की ज़रूरत है या नहीं होना चाहिए? क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, समाजवादी पार्टी का व्यू क्या है फ्री बी के ऊपर? देखिए, बीजेपी जानबूझ करके लोगों को उलझा रही है। अभी मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत बेहतर तरीके से नहीं पढ़ी है, लेकिन जो मैं ऊपर से देख रहा हूँ वो मुझे दिखाई ये दे रहा है कि अगर कोई बड़ा कारखाना लगाता है तो उसे 500 करोड़ तक की छूट मिलेगी। तो मैं इस 500 करोड़ को क्या रेवड़ी मानूं? और कोई भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है उसमें कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री को किसी न किसी रूप में सपोर्ट करते हैं। आप इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं, ग्रांट देते हैं। तो अगर 500 करोड़ आपको किसी को ग्रांट दे रहे हैं या इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं तो क्या हम इसको रेवड़ी माने? लैपटॉप अगर हमने फ्री दिया है, इसको रेवड़ी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लैपटॉप से उस परिवार को बढ़ने का मौका मिला है जो परिवार खरीद नहीं सकता है। साइकिल मिली है, वो चल सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साइकिल दी है, एक साइकिल बेहतर विकल्प था। तो मैं बीजेपी से ही जानना चाहता हूँ, किसी को 1000 करोड़ का फ़ायदा पहुँचाएं वो रेवड़ी है कि गरीब को एक लैपटॉप दे दें वो रेवड़ी है? और बीजेपी मुझे बताए कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए इस पर। ये सवाल सारे दल बैठकर एक बार तय करें। ये केवल भारत की बात नहीं है, कम से कम बीजेपी को कहना चाहिए दुनिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं गरीब के लिए। कौन कहता है गरीब के लिए नहीं है? ये जितनी भी डेमोक्रेसी है, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं दुनिया में, अपने देश के लोगों को कुछ न कुछ सहूलियत इस तरह की देते हैं। इसलिए बीजेपी को गुमराह लोगों को नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी को किसी अच्छी योजना के लिए रेवड़ी नहीं कहना चाहिए। अगर 1000 करोड़ रेवड़ी नहीं है तो लैपटॉप भी रेवड़ी नहीं हो सकती। आखिरी सवाल ये देखिए, ये जो मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन राजनीति का, 18 महीने की जो लड़ाई है और विपक्ष को लामबंद करने की भी कोशिशें हो रही हैं, ऐसे में आप नेताजी को, मुलायम सिंह यादव के सक्रिय होने को मिस करते हैं, या हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे एक सूत्रधार की कमी महसूस करता है विपक्ष और अखिलेश यादव भी? हाँ, ठीक बात। आप उस कद का अगर कोई नेता हो जो सबको बांध सके, हरकिशन सुरजीत जी का आपने इतने दिनों बाद नाम लिया, सच तो यही है कि वैसे नेता होना बहुत मुश्किल है। और मैंने देखा है नेताजी को किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के साथ संबंध रखना, उनको जोड़ना। हालांकि वो पीढ़ी अब नहीं आया वापस है, या वो पीढ़ी एक्टिव नहीं है, वो जिम्मेदारी हम लोगों को निभानी चाहिए कि कम से कम लीडर्स को साथ लाएं, क्योंकि सवाल देश का है, सवाल मेरा नहीं है। आज हम तो विपक्ष में, हम तो देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ देश बर्बादी की ओर जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता है 10-12 जिलों के नौजवान आए अग्निवीर की भर्ती में, 1,13,000 ने फॉर्म भरे हों, 1,10,000 घर वापस जाएंगे, और अब तो पड़ोसी आपका नेपाल कह रहा है कि हम अग्निवीर जैसी भर्ती में गोरखा नहीं। गोरखा का क्या प्राइड था, सोचिए, गोरखा भर्ती होना। गोरखा मार्शल सैम मानेकशॉ गोरखा रेजिमेंट के ही थे। और गोरखाओं का बहुत बड़ा योगदान है हमारी फ़ौज को। हमारी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें गोरखास का बहुत बड़ा योगदान है, और न केवल योगदान है हमारी फ़ौज के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, और इससे कहीं ना कहीं हमारे संबंध बेहतर होते थे नेपाल से। सोचिए, ये भारत की जो नई सरकार है, बीजेपी जो अग्निवीर ला रही है, मैं समझता हूँ कोई भी फौजी अग्निवीर व्यवस्था को पसंद नहीं कर रहा। अग्निवीर की आपने बात की है, पर विपक्ष के लिए भी दरअसल ये अग्निपथ है अगले 18 महीने, और इसीलिए आज हमारे सवालों के चक्रव्यूह में फंसने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए अखिलेश यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। Face, chest, armpit, neck, legs, nose, groin, head and back. Adaptable to every body. Philips all-in-one trimmer. Philips.